तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई ने अपनी एक ही स्ट्राइक में उस डिमोनिक बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके चलते यांकाई भी एग्जॉस्ट होकर बेहोश हो जाता है। मीनवाइल तीनों सिख के डिसाइपल मिलकर उस डिमोनिक बीस्ट को खत्म कर देते हैं। यांकाई जब बेहोश था तभी नियोंग ने उसे जान से मारने की कोशिश की, मगर यांकाई का सर्वेंट मॉन्स्टर उसे अपनी सोल पियर्सिंग नाइफ का यूज करके खत्म कर देता है। तब तक यांकाई भी होश में आ चुका था। वो देखता है कि इन सभी लोगों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ फैंग उस डिमोनिक बीस्ट की डीमन कोर निकाल कर यांकाई को देने लगा, मगर तभी पहले मरे गए सभी बीस्ट की कोर्स अपने आप एक साथ मर्ज होने लगती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी सीन से होती जहाँ पर सभी डिमोनिक कोर आपस में मर्ज होने लगी। वो सभी कोर्स एक दूसरे की तरफ रिवॉल्व होते हुए आपस में मर्ज हो चुकी थी, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लू कलर की कोर फॉर्म हो जाती है। उसी वक्त यांकाई का सर्वेंट मॉन्स्टर उसे बताता है कि मास्टर, ये तो एक बीस्ट स्पिरिट क्लाउड फॉर्मेशन है। अगर आपको जिंदा रहना है तो जल्दी से पीछे हटना पड़ेगा, वरना ये फॉर्मेशन अपनी एनर्जी से आप सभी लोगों को खत्म कर सकता है। तो यांकाई भी सभी डिसाइपल्स को बताने लगा कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए हमें जल्दी से पीछे हटकर एक सेफ जगह पर जाना होगा। तो वो लोग भी तुरंत ही यांकाई की बात मानकर पीछे हट गए, जिसके बाद हम देख पाते कि उस बीस्ट फॉर्मेशन पर काफी सारी थंडर बरसने लगी है। साथ ही साथ वहाँ पर लाइटनिंग की आवाज आने लगी, जिससे इन सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। इन सबको ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय होने वाली हो। दरअसल ये पावर थी 9 लाइटनिंग ट्रिबुलेशन की। वो सर्वेंट मॉन्स्टर यांकाई को बता रहा था कि इस 9 लाइटनिंग ट्रिबुलेशन की एक ही स्ट्राइक किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को मारने के लिए काफी है। और अब यहाँ पर ओपन होगा ट्रू इनहेरिटेंस। जिसके पास पावरफुल स्किल्स और काफी ज्यादा नॉलेज होगा, वही बंदा इस ट्रू इनहेरिटेंस को हासिल कर पाएगा। इनफैक्ट कमजोर डिसाइपल तो इस फॉर्मेशन के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। अब सब कुछ शांत होने के बाद फैंग यांकाई का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि तुमने इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से पहले ही हमें वार्निंग दी, वरना हम सब के सब इसकी स्ट्राइक के नीचे मारे जाते। मुझे तो लगता है कि ब्रदर यांकाई इस जगह से काफी ज्यादा फैमिलियर है। जिस पर यांकाई कहता है, भाई तुम गलत हो, मुझे तो इस जगह के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है। बस वो फॉर्मेशन थोड़ा सा भयानक दिख रहा था, इसलिए मैंने तुम सबको आगाह किया। खैर जब तक ये फॉर्मेशन सेटल नहीं होता तब तक हम सभी ने रेस्ट करके खुद को रिकवर कर लेना चाहिए, उसके बाद हम आगे की प्लानिंग बनाएंगे। यहाँ पर फैंग को लगता है कि यांकाई उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो यांकाई से थोड़ा सा नाराज हो गया। वही दूसरी तरफ वो डिमोनिक कोर साइज में बड़ी होती हुई अपने आप शटर हो जाती है, जिसके बाद वो पूरी जगह गोल्डन लाइट में बदलने लगी। ये सब देखकर वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल हैरान था। और अब हम देख पाते हैं कि उस गोल्डन रोशनी ने वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स क्रिएट कर लिए हैं, और उन माउंटेन्स तक पहुँचने के लिए वहाँ पर ढेर सारी सीढ़ियाँ भी थी। देखते ही देखते इन सभी के सामने एक मिस्टीरियस दुनिया क्रिएट हो गई, और इस दुनिया को देखकर तो इन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। साथ ही साथ वहाँ पर यांग एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन और यीन एनर्जी से बना हुआ फिनिक्स भी फ्लाई कर रहे थे। वेल यही था इस जगह का सबसे बड़ा ट्रू इनहेरिटेंस, जिसे हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब वहाँ मौजूद गोल्डन बैरियर के अंदर एक बंदे ने अपना हाथ डाल दिया। उसे लग रहा था कि वो आसानी से उसमें एंटर कर पाएगा, लेकिन तभी उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। इधर यांकाई अपने सर्वेंट मॉन्स्टर से पूछने लगा कि क्या यही वो इनहेरिटेंस है जिसका तुमने जिक्र किया था। जिस पर मॉन्स्टर बताता है कि दरअसल ट्रू इनहेरिटेंस सबसे टॉप पर है, वहाँ तक जाने के लिए आपको 10,000 सीढ़ियों को क्लाइम करना होगा। जिस पर यांकाई कहता है कि यहाँ पर तीनों फैक्शन के लोग मौजूद हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो इस खजाने को हासिल करने के लिए फाइट करेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बस थोड़ी देर में खून की नदियाँ बहेगी। जिस पर मास्टर बताता है कि दरअसल यहाँ मौजूद सीढ़ियों को क्लाइम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ की हर एक स्टेप में यिन और यांग के एट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। जिन भी डिसाइपल की कल्टीवेशन की टेक्निक यहाँ की यिन और यांग एट्रीब्यूट से मैच करेगी, उन्हें यहाँ पर फायदा होगा। जिस भी डिसाइपल को यिन और यांग पावर को हैंडल करना आता है, वो इन सीढ़ियों को क्लाइम करके और ज्यादा पावरफुल बनेगा। और जिनके पास भी ऐसे सिमिलर एट्रीब्यूट्स नहीं है, उन्हें तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये सीढ़ियाँ उनकी सारी पावर को ड्रेन आउट कर सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ की स्टेप्स अपने आप एक्टिवेट होकर इन लोगों को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट भी कर सकती है। अब अगर यहाँ पर ये लोग एक साथ रह ही नहीं सकते, तो भला खून की नदियाँ कैसे बहेंगी? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर डिसाइपल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जो बंदा पावरफुल है वो अपने आप टॉप पर जाएगा, और जो
कमजोर है वो सीढ़ियों पर ही स्ट्रगल करेंगे। ये सब सुनकर यांकाई कहता है कि ये जगह तो मिस्ट्री से भरी हुई है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो यिन और यांग एट्रीब्यूट को समझ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, नेचुरली उनका फायदा तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनकी स्किल के साथ साथ उनकी किस्मत ने भी उनका साथ देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो यहाँ पर कौन सी इनहेरिटेंस को हासिल करेंगे ये उनकी किस्मत पर ही निर्भर करता है। खैर, मैं तो यंग मास्टर के साथ इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अब आपके माइंड कॉन्शियसनेस में ही छुपना पड़ेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे यंग मास्टर को हेवन की ब्लेसिंग मिल जाए। जिसके बाद ओल्ड मॉन्स्टर यांकाई की माइंड स्पेस में चला जाता है। वहीं पर शुआन यांकाई से बात करने आ गई। वो कहती, यांकाई तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ी देर पहले मजाक मजाक में तुम मुझसे घायल हुए थे। जिस पर यांकाई कहते, सीनियर आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, ऐसी छोटी मोटी चीजों का मुझ पर जरा भी असर नहीं होता। वैसे आप ठीक हो ना? थोड़ी देर पहले ही आप उस डिमोनिक बीस्ट के अटैक से बुरी तरह से घायल हुई थी। जिस पर शुआन कहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर इस फॉर्मेशन में एंटर कर सकते हैं। लेकिन तभी फैंग यांकाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि शुआन तुम यांकाई की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, इस फॉर्मेशन के अंदर मैं यांकाई के साथ ही जाऊंगा ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊँ। वहीं पर फैंग दिल में ही सोचने लगा कि यांकाई को इस केव मैंशन के बारे में काफी कुछ पता है। अगर मैं इसके साथ चला गया तो खतरा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो शुआन मायूस होकर फॉर्मेशन की तरफ रवाना हो गई। वो जाती हुई फैंग को बता रही थी कि प्लीज यांकाई का ध्यान रखना। अब शुआन के फॉर्मेशन में एंटर करते ही जियार मियार से कहने लगी कि पता नहीं इस फैंग का क्या प्लान है। तो मियार तुरंत ही फैंग से पूछने लगी कि बताओ तुम यांकाई के पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन कहती कि हमने इस इनहेरिटेंस पर ध्यान देना चाहिए। ये ट्रेजर हमारी ब्लड बैटल गैंग के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पीछे नहीं रह सकते। जिसके बाद वो भी फॉर्मेशन में एंटर कर गई। जो देख फैंग भी यांकाई से कहता है कि अब हमने भी निकलना चाहिए, वरना ट्रू इनहेरिटेंस को हासिल करने का मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो सुनकर यांकाई दिल में ही कहने लगा कि भाई मैं जानता हूँ तू मेरे साथ बस सेफ रहने के लिए आना चाहता है, लेकिन तूने इस पूरी सिचुएशन को मिस कैलकुलेट किया है। इस एरी में एंटर करने के बाद ये फॉर्मेशन ही हमें खुद होकर अलग कर देगा। वहीं पर डूशियन फैंग से कहने लगी कि आप हमारे सीनियर हो, इसलिए आपने हमें भी अपने साथ ले जाना चाहिए। जिस पर फैंग कहते, भला मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाऊंगा, तुम तो एक लड़की हो और मेरी खासियत ये है कि मैं लड़कियों के साथ मिशन पर जाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे ख्याल से तो लड़कियां बस ड्रामे करने में माहिर होती है। ये सुनकर डूशियन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। थोड़ी देर पहला भी तुमने मुझे मैं लड़की हुई इसलिए ह्यूमिलेट किया था। लड़की लड़की पता नहीं तुम्हें लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है। जिस पर फैंग कहता है मुझे प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस लड़कियां यूजलेस होती है। तो बताओ डूशियन क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर डूशियन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई, इसलिए वो बड़ी जोर से उसके कान के नीचे एक बजा देती है। डूशियन ने अपने एक ही चमाट में फैंग को लाल कर दिया था। जिसके बाद वो गुस्से में फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ी। वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था, इंक्लूडिंग फैंग और यांकाई। और तभी ये लोग देखते कि डूशियन फॉर्मेशन में जाने के बजाय दोबारा से वापस आ चुकी है। और फिर उसने अपनी प्यारी प्यारे हाथों से एक बार फिर से फैंग का दूसरा गाल भी लाल कर दिया। जिसके बाद वो एकदम खुश होकर फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हुए कहती कि सीनियर फैंग अब मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। इधर फैंग गुस्से में कहता है पागल औरत रुक, तुम्हें अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। वेल इन दोनों की फनी लड़ाई देखकर यांकाई सोच रहा था कि इनका तो कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद ये तीनों भी फॉर्मेशन में चले गए। इधर होंगचन कह रहा था कि जब भी वो कमीना यांकाई अकेला होगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यांकाई सीढ़ियों पर पहुंच चुका था। उसकी कल्टीवेशन ज्यादा हायर लेवल की नहीं थी, इसलिए अब उसे एक लंबा सफर तय करना होगा। इन सीढ़ियों को क्लाइंब करके यांकाई की एनर्जी बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो सकती है। यांग स्टेप उसकी पावर्स को बढ़ाएगी और इन स्टेप को वो अपनी ट्रू यांग एनर्जी से रेजिस्ट करके अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन अप करेगा। यांकाई सोचता है कि यहाँ की हर एक स्टेप मेरे लिए फायदेमंद साबित हो रही है। और थोड़ी स्टेप्स क्लाइंब करने के बाद उसे जियार और मियार नजर आती है। मियार तो यांकाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर जियार सोचते कि ये बंदा इतनी जल्दी हमारे पास पहुँच गया। तभी यांकाई इन दोनों के पास आकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि आप दोनों तो मुझे काफी ज्यादा एग्जॉस्ट नजर आ रही हो। तो जियार उसे बताती है कि यहाँ की यांग स्टेप ने हमारी ढेर सारी एनर्जी को कंज्यूम किया है, मगर तुम पर तो इनका जरा भी असर नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल टेक्निक है? जो सुनकर यांकाई सोचता है कि मेरी स्पेशल एबिलिटीज की लंबी कहानी बताने का फिलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है, तो क्यों ना उसके बदले में इन दोनों की थोड़ी सी मदद करूं। इसलिए यांकाई कहता है कि मैंने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया था। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं आपके
एग्जॉशन को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने दोनों पाम इनकी तरफ पॉइंट करता है। मियार ने तो तुरंत ही यांकाई के पाम से अपना पाम टच किया था, लेकिन जियार ऐसा करने में थोड़ी सी कतरा रही थी। तो मियार ने जबरदस्ती अपनी सिस्टर का पाम यांकाई के पाम से टच कर दिया। उनके ऐसा करते ही उन दोनों की बॉडी में यांकाई की एनर्जी फ्लो होकर उनकी थकान को तुरंत ही मिटा देती है। जो देख जियार यांकाई से कहने लगी कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास काफी सारी हिडन टेक्निक्स हैं, तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो। जिस पर यांकाई कहता है सीनियर मैं तो आपकी तारीफ के भी काबिल नहीं हूँ। खैर अगर आपको बेटर फील हो रहा हो तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को शुरू करें। जिस पर जियार कहती है जूनियर तुम थोड़ा सा आगे चले जाओ, हमें तो और रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी देर में हम तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। इसलिए यांकाई उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ा। मियार उसके जाने के बाद जियार से कह रही थी कि सिस्टर हम यांकाई के साथ क्यों नहीं गए, क्या आप अभी भी यांकाई पर ट्रस्ट नहीं करती। जिस पर जियार कहती यांकाई काफी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर सच बताओ तो हम दोनों के पास भी उसके जितनी एबिलिटीज नहीं है। अगर हम उसके साथ चले गए तो उसका स्पीड हमारी वजह से कम हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उसका नुकसान हो जाए। इधर यांकाई ढेर सारे स्टेप्स को क्लाइम करके एक टावर के पास पहुंच गया था। तभी उसे वहाँ पर शिया नजर आई। यांकाई तो शिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर शिया ने उसके वहाँ आते ही उस पर अपनी हैट से हमला कर दिया था, जिसमें यांकाई बाल बाल बच जाता है। वो कंफ्यूज होकर शिया से पूछ रहा था कि सीनियर आप मुझ पर यूं बेवजह अटैक क्यों कर रही हो, मगर शिया ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। अब यांकाई के पास भी उसके साथ फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते इन दोनों में फाइट शुरू हो गई, जिसमें यांकाई शिया को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। शिया सोचती कि यहाँ की यिन यांग एनर्जी ने मेरी स्ट्रेंथ को डिस्टर्ब किया है, इसलिए मैं अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज नहीं कर पा रही। मगर यांकाई की प्रोग्रेस तो कमाल की है, उस पर यहाँ की एनर्जी का जरा भी बुरा असर नहीं हुआ। वहीं पर यांकाई उसके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए उसे काफी दूर ढकेल देता है। तो शिया उसके साथ लड़ाई बंद करके उससे कहने लगी कि तुम बहुत ही रैपिडली आगे के लेवल पर एडवांस कर रहे हो। सच बताओ तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, मगर थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी बॉडी से इवल एनर्जी को रिलीज होते हुए देख लिया था। देखो यांकाई मैं हमारे लिंगशाओ पवेलियन के सीक्रेट चेम्बर की डिसाइपल हूँ, इसलिए तुमने मुझे उस इवल ऑरा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। जिस पर यांकाई कहता है सीनियर मैं वो सब तो आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं कभी भी इवल एनर्जी से इंस्पायर्ड नहीं हुआ। मेरे इरादे नेक थे और हमेशा नेक रहेंगे। जिस पर शिया कहती ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल नियोंग की तुम्हारे हाथों मौत हुई थी। दरअसल इन दोनों की सारी बातें होंगचिन छुप कर सुन रहा था। इधर यांकाई बताता है कि सीनियर मैं उसकी मौत में इन्वॉल्व तो था, मगर मैंने उसे नहीं मारा और आपको मेरी इस बात पर यकीन करना ही होगा। वहीं पर होंगचिन ये सब सुनकर दिल में ही कहने लगा कि यांकाई यू बेवजह की बकवास बंद कर, अगर तू इसमें इन्वॉल्व था तो फिर तूने ही नियोंग को खत्म किया है। इधर शिया यांकाई को बताने लगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो नियोंग तुम्हें मारने आया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ इससे पहले नियोंग वहीं पर मारा गया, इसलिए मैं नियोंग की मौत का तुम पर ब्लेम नहीं करती। लेकिन मेरे पास बचपन से एक स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से मैं किसी भी इवल एनर्जी को सेंस कर सकती हूँ। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे डर है कि कहीं वो इवल एनर्जी तुम पर हावी ना हो जाए। यांकाई तुम्हारी रॉयल एनर्जी को रिलीज करो ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। तो यांकाई तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसकी पावर्स को देखकर तो शिया हैरान हो गई। वो सोचती कि यांकाई ने बड़ी ही तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव किया है। साथ ही साथ उसने नोटिस किया कि यांकाई की एनर्जी परफेक्टली बैलेंस्ड है, उसमें इवल एनर्जी का कोई भी ट्रेस मौजूद नहीं था। तो वो यांकाई से बात करने के लिए चली गई, मगर उसी वक्त शिया को चक्कर आने लगे। तो यांकाई तुरंत ही उसे संभालते हुए उसमें अपनी पावर्स ऐड करता है। वो कह रहा था सीनियर आपकी बॉडी एक बहुत बड़ी अमाउंट में यिन और यांग एनर्जी से फाइट कर रही है। तो शिया उसे बताने लगी कि मेरी बॉडी यिन और यांग इन दोनों एनर्जीज के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है और इसी वजह से मैं कमजोर हो गई। जिस पर यांकाई कहता है सीनियर आप तो ऑलरेडी वीक थी और मेरे साथ फाइट करके आपकी एनर्जी और ज्यादा डिप्लेट हो गई, प्लीज अब मुझे आपकी मदद करने दीजिए। जिसके बाद यांकाई उसे अपने साथ ले जाने लगा। इधर होंगचिन कहता है कि इस बार तो हेवन मेरा पूरा साथ दे रहा है, ये लड़की एकदम सही वक्त पर कमजोर हो गई, अब तो मैं इन दोनों को एक साथ ही निपटा दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच for watching. Bye bye. Take care.
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सब स्पिरिचुअल बीस्ट की कोरस आपस में मर्ज होकर वहाँ पर एक फ्लोटिंग माउंटेन से बना हुआ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। यहाँ पर यिन और यांग एट्रीब्यूट से बनी हुई ढेर सारी स्टेप्स मौजूद थी। जो भी इसे क्रॉस करेगा उसके पास अगर यिन यांग की पावर्स हो तो उन्हें यहाँ से फायदा मिल सकता था। इसलिए यांग भी अपनी माउंटेन को क्लाइंब करने की जर्नी शुरू कर देता है। यांग एट्रीब्यूट की सीढ़ियों से उसे यांग एनर्जी मिल रही थी और वहीं पर यिन एट्रीब्यूट को अपनी यांग एनर्जी से काउंटर करके उसकी बॉडी स्ट्रांग होने लगी थी। ऐसे में उसकी मुलाकात हो गई शिया से। पहले तो शिया ने यांग काई पर हमला कर दिया क्योंकि उसे जानना था कि यांग काई के अंदर इवल पावर्स कहां से आ गई। तो यांग काई ने अपनी रॉयल पावर शो करके उसके सामने अपना इनोसेंस साबित कर दिया। मगर वो देखता है कि यिन यांग एट्रीब्यूट की वजह से शिया काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और इसी का फायदा उठाने वाला था होंग चेन। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर होंग चेन कह रहा था कि आज तो मेरी किस्मत मेरा पूरा साथ दे रही है। शिया बड़ी ही सही वक्त पर कमजोर हो गई। अब तो इन दोनों को रास्ते से हटाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। इधर यांग का शिया को सहारा देते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद वो शिया के सामने बैठकर कहने लगा कि आपकी मेरिडियंस ऑलरेडी क्योटिक हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी थोड़ी भी एनर्जी को जाया नहीं करना चाहिए। आप एक काम करो, मुझे आपको अपनी पीठ पर कैरी करने दीजिए। शिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यांग काई की बात मान जाती है। मगर उसी वक्त होंग चेन इन लोगों पर अटैक कर देता है तो शिया तुरंत ही साइड में हट गई। साथ ही साथ उसने यांग काई को भी अपनी तरफ पुल करते हुए होंग चेन के जानलेवा हमले से उसे बचा लिया, जिसके चलते वो स्लैश सीधे एक चट्टान पर जाके हिट हो जाता है। तब तक होंग चेन ने सीधे यांग काई पर पाम अटैक कर दिया, जिसे यांग काई अपनी एनर्जी की मदद से रोकने लगता है। साथ ही साथ शिया भी होंग चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी होंग चेन पीछे हट गया, मगर उस पर अटैक करने से पहले शिया अपनी क्योटिक एनर्जी की वजह से नीचे गिर गई थी। तो यांग काई तुरंत ही उसे संभालने लगा। शिया उसे बता रही थी कि इस बंदे की कल्टीवेशन पहले से ज्यादा हायर लेवल पर जा चुकी है। इधर होंग चेन तेवर दिखाते हुए यांग काई से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है तुम शुआन को हासिल करने के लिए मुझे टक्कर दे पाओगी? जिस पर यांग काई जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं भला तुम्हारे साथ कम्पीट क्यों करूंगा? जहाँ तक मैंने देखा है शुआन तुम्हें घास भी नहीं डालती और तुम हो कि खुद ही उनके प्यार में पागल हो रहे। जिस पर होंग चेन गुस्से में कहने लगा कि यांग काई अपनी बकवास बंद कर दे। हमारे सेक्ट में अगर कोई बंदा शुआन से मैच करता हो तो मैं हूँ, इसलिए मेरे अलावा उसे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जिसके बाद वो यांग काई पर एक पावरफुल स्लैश से अटैक कर चुका था। उसे यांग काई ने यांग लिक्विड ड्रॉप से रोकने की कोशिश की, मगर वो स्लैश अटैक तो उस ड्रॉप के भी 2 टुकड़े कर चुका था, जो देखकर यांग काई ने उस पर और भी कई सारे यांग लिक्विड ड्रॉप से अटैक कर दिए, जिसे होंग चेन डॉज करते हुए यांग काई पर भी जवाबी हमला कर चुका था। उसकी शार्प स्लैश इस यांग काई को चीरने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर यांग काई ने उसे यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए डॉज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ शिया भी अपनी चेन्स का यूज करते हुए यांग काई को अटैक से बचा रही थी। जिसके बाद शिया ने अपनी चेन प्रिजन को एक्टिवेट करते हुए होंग चेन को बिजी कर दिया और तब तक यांग काई उस पर अटैक करने चला जाता है। मगर होंग चेन के पास बहुत ही फास्ट मूविंग टेक्निक थी, जिसके चलते वो शिया के चेन से बचते हुए सीधे उसके फॉर्मेशन पर अटैक कर चुका था और इसी वजह से शिया को भी पीछे हटना पड़ा। इधर यांग काई उस पर एक और बार हमला करने चला आता है, मगर होंग चेन उसे भी तेजी से डॉज कर चुका था। तब शिया होंग चेन से बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहने लगी कि हम सभी लोग इनहेरिटेंस के में फंसे हुए हैं। यहाँ पर तो हमने एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ जाकर पुरानी दुश्मनी निकालनी चाहिए। मगर तुम मौके का फायदा उठाते हुए अपनी साथियों पर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी इस हरकत का रिपोर्ट कर दूंगी? जिस पर होंग चेन कहता है सॉरी यार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा, इसलिए रिपोर्ट की धमकियाँ तो मुझे मत ही दो। अगर तुम्हें सेक्ट में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है तो मैं तुम्हें वहाँ भेजने में मदद कर सकता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर यांग काई शिया को बताने लगा कि बंदा तो हमें हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है, ताकि उसकी वाहियात हरकतें कभी हमारे सेक्ट लीडर को पता ही ना चले। अब यांग काई उस पर काफी ज्यादा भड़क चुका था, इसीलिए वो अपनी यांग एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस पर हमला करने चला गया। इसी का तो होंग चेन को भी इंतजार था। वो भी अपनी स्लैशेस रिलीज करते हुए यांग काई को घायल करने की कोशिश करता है, मगर यांग काई ने यांग यान एक्सप्लोजन का यूज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो सारा
इलाका थर थर कांपने लगा था और अब उसी फायर के अंदर से यांकाई ने सीधे होंगचेन पर जंप लगा दी, जिसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। होंगचेन यांकाई पर मुसलसल हमले करते हुए इसे काफी तेजी से पीछे ढकेले जा रहा था, जिससे यांकाई घायल हालत में एक चट्टान पर जाके पटक गया, मगर वो दोबारा से होंगचेन पर अटैक करते हुए आगे बढ़ता है, जिसे होंगचेन ने डॉज कर दिया। और ये देखकर यांकाई अपनी एक और यांग एट्रीब्यूट की बहुत ही पावरफुल टेक्निक से उस पर अटैक कर चुका था। यांकाई को लगता है कि इस बार तो जरूर से होंगचेन को हरा देगा, लेकिन यांकाई देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया कि उसकी टेक्निक का होंगचेन पर कोई असर हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस बंदे ने अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट की थी। तो यांकाई को समझ नहीं आता कि इस बंदे के पास इतनी पावरफुल टेक्निक आई कहां से। वहीं पर होंगचेन कहता है, यांकाई चलो मैं तुम्हें मेरी नई टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कि मैंने इसे लेगेसी केव से हासिल की है। वेल ये है मेरी स्ट्रॉन्ग विंड शील्ड। अगर सच बताओ तो तुम्हारे जैसे कमजोर बंदे के सामने मैं इसे शो ऑफ नहीं करना चाहता था, मगर कोई नहीं, तुम्हारे चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन देखकर मुझे खुशी मिल रही है। यांकाई उससे कहता है कि उस टॉर्टोइस डीमन को हराने के लिए हम आसानी से इस विंड टेक्निक का यूज कर सकते थे, मगर फिर भी तुमने इसे छुपा के रखा। साथ ही साथ वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए शिया को बताने लगा कि विंड टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसे यूज करने में एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा कंज्यूम होती होगी, इसलिए थोड़ी देर में ये बंदा कमजोर पड़ने वाला है और फिर हम इसी का फायदा उठाएंगे। इधर होंगचेन समझ गया था कि दोनों जरूर से कुछ बात कर रहे हैं, तो कहता है, अरे तुम लोग थोड़ी देर में मरने वाले हो, तो ये छुपकर बात करने का कोई फायदा नहीं, अगर बात करनी है तो मेरे सामने करो। जिसके बाद वो इन दोनों पर स्लैश अटैक कर देता है, मगर यांकाई और शिया तुरंत ही साइड में हट गए। वहीं पर यांकाई तो जंप लगाकर माउंटेन की एज की तरफ भागने लगा, तो इसी का फायदा उठाते हुए होंगचेन उस पर कई सारे स्लैश अटैक करता है, जिसे यांकाई अपनी एनर्जी का यूज करते हुए काउंटर किए जा रहा था। वो बड़ी ही तेजी से होंगचेन के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था और उसकी इसी हालत देखकर होंगचेन को मजा आने लगा। ओके तो यांकाई तुम ना यहाँ से भाग सकते हो और ना ही मुझे मार सकते हो, अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, मेरे सामने सिर झुका दो ताकि मैं आराम से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं। अब होंगचेन के मुसलसल हमलों की वजह से यांकाई उस माउंटेन की एज पर पहुंच गया था, उसके पास तो अब वहाँ से भागने का कोई और रास्ता भी नहीं बचा था, तो होंगचेन उसे क्लिफ से नीचे फेंकने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ शिया ने फ्लोटिंग माउंटेन से नीचे अपनी चेन्स को सेट कर दिया था और उसी वक्त होंगचेन ने यांकाई को सीधे चोटी से नीचे फेंक दिया। वो देखता है कि यांकाई एक बहुत ही ज्यादा हाइट वाले माउंटेन से नीचे गिर चुका है, यहाँ से बचना तो उसके लिए इम्पॉसिबल होगा, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, यांकाई मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मैं चाहता था कि तुम मेरे ही हाथों मारे जाओ और आज फाइनली मैंने तुम्हें हेल में पहुंचा ही दिया। जिसके बाद वो अपनी विलन वाली हंसी को रोकते हुए शिया की तरफ रुख मोड़ देता है। शिया भी डर के मारे पीछे हटने लगी। होंगचेन कहता है, तुम्हारे यार तो ऊपर पहुंच चुका है, अब वो तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा होगा, तो चलो मैं तुम्हें भी उसके पास रवाना कर देता हूँ। अब होंगचेन शिया को खत्म करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, मगर तभी वो देखता है कि वहाँ का नजारा बदल रहा है, साथ ही साथ उसे गैलेक्सी का सीन नजर आ रहा था, तो कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर ये सब यहाँ पर चल क्या रहा। और उतने में यांकाई शिया की चेन्स पर सवार होकर उसके सामने आ जाता है। वेल ये है यांकाई की स्टार मार्क टेक्निक। होंगचेन तो उसे वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो उसे गुस्से में कह रहा था कि थोड़ी देर पहले मैंने तुझे खत्म किया था, फिर तो दोबारा से जिंदा कैसे हो गया। तब तक यांकाई अपनी एनर्जी का यूज करते हुए स्टार पावर से होंगचेन पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, लेकिन होंगचेन देखता है कि यांकाई का अटैक तो पूरी तरह से फेल हो गया, तो वो यांकाई का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि यांकाई तुम्हारी टेक्निक जितनी पावरफुल नजर आ रही थी उतनी वो है नहीं, वैसे तो तुम्हारा निशाना फेल हो चुका था, लेकिन अगर वो मुझ पर हिट भी हो जाता तो मैं उसे अपनी विंडशील्ड की मदद से आराम से ब्लॉक कर सकता था। जिसके बाद वो यांकाई का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, तो शिया और यांकाई भी उसे देखकर स्माइल करने लगे। जिस पर होंगचेन कहता है कि तुम दोनों मेरे ही हाथों मरने वाले हो, मगर अभी भी तुम लोग बेशर्मो जैसे दांत निकाल रहे। तो यांकाई कहने लगा, भाई जरा नीचे तो देख। तभी होंगचेन देखता है कि वो जिस एज पर खड़ा था वो ब्रेक हो रही है। होंगचेन तो अब सीधे उस क्लिफ से नीचे गिरने लगा था, मगर शिया उसे चेन्स में जकड़कर ऊपर खींच लेती है। होंगचेन गुस्से में कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ही इस बाजी को जीतने वाला था, फिर तुम दोनों मुझ पर भारी कैसे पड़ गए। तो शिया उससे कहती कि हमें पहले से ही पता था कि तुम्हारी स्पीड तेज होने की वजह से मेरी कॉलर बोन चेन्स तुम्हें रिस्ट्रेन नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ यांकाई की स्टार मार्क टेक्निक भी तुम पर कारगर साबित नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसलिए हमने तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया। यांकाई बताता है कि जब तुमने मुझे क्लिप से नीचे पुश किया था, उसी वक्त शिया ने मुझे अपनी चेन्स में होल्ड करते हुए फ्लोटिंग माउंटेन की दूसरी तरफ खींच
खींच लिया। और फिर जब तुम शिया पर हमला करने वाले थे तब तक मैंने वहाँ आकर स्टार मार्क को एक्टिवेट किया और फिर तुमने बड़ी ही आसानी के साथ मेरे अटैक को डॉज कर दिया। मगर तुम्हें पता ही नहीं था कि हमने टारगेट तुम्हें नहीं बल्कि माउंटेन की एज को किया था। यहाँ से नीचे गिरा कर तुम्हें एटलॉक एरी में ट्रैप करना ही हमारा प्लान था। तो हांगजिन कह रहा था कि तुम एक नंबर के कमीने और गिरे हुए इंसान हो। तुम दोनों ने मेरे साथ गद्दारी की है। आप हमें गालियाँ देने की बजाय हमारे सामने रहम की भीख मांगो, तब जाकर शायद हम तुम पर रहम दिखाते हुए तुम्हें जान से ना मारे। फिर सीनियर शिया तुम्हें टाई करके अपने साथ सेक ले जाएगी, जहाँ पर आपके पास एल्डर से माफी मांग के जिंदा रहने का चांस हो सकता है। मगर हांगजिन तो यांका और शिया को गुस्से में और ज्यादा गालियाँ दे रहा था। वो कहता है कि तुम दोनों इतनी वाहियात हो कि तुमने अपनी पावर्स का मिसयूज करके मुझे फंसा दिया। जो सुनकर यांका कहता है यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही मुँह चला रहा, अब तो मेरी सॉक्स इसके मुँह में जाने के बाद ही इसका मुँह बंद होगा। तो शिया कहते ना इसकी इतनी बेइज्जती करना सही नहीं होगा। जिसके बाद शिया ने अपना रुमाल हांगजिन के मुँह में ठूस कर उसे खामोश कर दिया। साथ ही साथ यांका हांगजिन को डराने के लिए जानबूझकर उसे एक बार फिर से चेन से रिलीज करने लगा, जिससे हांगजिन काफी तेजी से नीचे जा रहा था। और अब तो बेचारा ना ही गाली दे सकता था और ना ही शोर मचा सकता था। और फिर शिया ने दोबारा से उसे ऊपर पुल कर लिया। हांगजिन की हालत तो देखने लायक हो गई थी। तो शिया यांका से कहती कि अब तुम इस बंदे को ज्यादा भी मत डराओ वरना ये अपनी पतलून गीली कर देगा। दरअसल मैंने पहले ही पता कर लिया था कि इन माउंटेन से नीचे गिरने के बाद हमारी मौत नहीं होती, बस इनहेरिटेंस को हासिल करने का मौका हम गवा देते हैं। तो यांका कहते हैं सीनियर क्यों ना हम इस बंदे को यहाँ से नीचे थ्रो कर दे। एक बार ये ट्रायल से बाहर हो गया फिर मैं आपको मेरी पीठ पर कैरी करते हुए माउंटेन की टॉप की तरफ ले जाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा रेस्ट मिल पाए। जिस पर शिया जवाब देते हुए कहने लगी कि ये ट्रायल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और मेरी रिफाइनिंग किंग सीक्रेट बॉडी यहाँ की इनियांग के साथ बिल्कुल भी कंपेटिबल नहीं, जिसके चलते इनहेरिटेंस हासिल करके भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मेरे लिए तो पूरी तरह से यूजलेस साबित होगा, इसलिए मैंने इस ट्रायल से गिव अप करने का फैसला लिया है। अब तो मैं हांगजिन को अपने साथ सेक्ट में ले जाकर सेक्ट लीडर के सामने इसे पेश करूंगी ताकि पूरे सेक्ट को इसके कारनामों के बारे में पता चल जाए। जिस पर यांका कहता है सीनियर आप काफी ज्यादा इंजर्ड हो, भला मैं आपको यूं अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। साथ ही इस इनहेरिटेंस केव में ढेर सारी रेयर अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई सुटेबल ट्रेजर तो जरूर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल गिव अप मत कीजिए। शिया भी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर वो कहते कि यांका मैं चाहती हूँ कि तुम ही इस इनहेरिटेंस को खुद के नाम कर लो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। उस टॉप वाले माउंटेन पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तो तुम्हें जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। यहाँ पर शिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिसके बाद वो सीधे उस माउंटेन से नीचे कूद जाती है। वो अपने साथ साथ हांगजिन को भी लॉक करके ले गई थी ताकि हांगजिन को उसके किए हथकंडों की सजा मिल जाए। साथ ही यांका भी उसके जाने की वजह से मायूस हो चुका था, मगर वो कहता है सीनियर मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, मैं उनका डट के सामना करके माउंटेन के टॉप पर जरूर जाऊंगा। अगर किस्मत ने चाहा तो मैं यहाँ की इनहेरिटेंस को हासिल करके आपको जरूर से प्राउड फील करवा दूंगा। अब यांका को पता था कि उसका आगे का सफर मुश्किलों से भरा होने वाला है, मगर एज यूजुअल यांका की आदत थी कि वो कभी पीछे नहीं हटता, तो वो इस बार भी अपनी चैलेंज को एक्सेप्ट करके निकल पड़ा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।